Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Educational Corner. As you are aware that we have started chapter number 6, Pressure Winds, Storms and Cyclones from our Science NCERT book, that is Curiosity of Standard 8. In part 1 video explanation, we have learned that what is pressure, how it is measured, and liquids, solids and gases, how they exert pressure. This is explanation part 2. In this video, we are going to learn how wind is formed. We will learn about storm, thunderstorm, lightning and cyclones. So let's start reading this chapter further. So our very first topic here is, in this video, formation of wind. You must have noticed that on some days the wind blows strongly, whereas on other days it is calm. Sometimes wind becomes so strong that it can causes damage to life and property. So you have noticed that some days जो है वो हवा बहुत तेज जो है वो ब्लो करती है, और कई दिन ऐसे होते हैं जब हवा बिल्कुल काम होती है, ठीक है। और जब बहुत तेज हवा बहती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब वो बहुत स्ट्रांग होती है तो कई लाइफ और प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है. You must have seen that when an inflated balloon is kept without closing its mouth, the air from balloon escapes. Recall that when there is a puncture in the bicycle tube, the air escapes and the tube collapses. So we have already done this activity कि जब एक inflated balloon जो है उसमें अगर हम हवा भरते हैं और अगर हम उसका माउथ क्लोज नहीं करते तो उसकी जो हवा है वो निकल जाती है, ठीक है। इसी तरह से जैसे बाइसिकल का जो टायर है, अगर उसमें अगर पंचर होता है तो क्या होता है, हवा सारी निकल जाती है और ट्यूब जो है वो खराब हो जाती है. इन बोथ ऑफ दीज केसेस डज एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन. क्या ऐसा होता है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन पे जा रही है? डज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ विंड? हाउ डू विंड्स फॉर्म? अब विंड कैसे फॉर्म होती है ये सब हम पढ़ेंगे. एक्टिविटी 6.5, लेट अस ऑब्जर्व. टेक टू सिमिलर बलून्स मेड ऑफ थिन रबर एंड अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. दो सिमिलर बलून्स आपको लेने हैं और एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ आपको बीच में लेनी है. इंसर्ट वन एंड ऑफ स्ट्रॉ इनटू वन बलून एंड सिक्योर इट विद द रबर बैंड और थ्रेड. दोनों तरफ आपको क्या करना है, बलून के अंदर स्टिक डालनी है और दोनों को रबर बैंड या किसी थ्रेड से बांध देना है. ये यहाँ पर किसी रबर बैंड से आपको दोनों को स्टिक लेकर बीच में बांध देना है. नाउ इन्फ्लेट द सेकेंड बलून एंड होल्ड इट्स माउथ विद योर फिंगर सो दैट एयर डज नॉट एस्केप. ठीक है. अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले आपने सिर्फ एक बलून को स्ट्रॉ के साथ आपने जैसे जो है वो किसी एक बलून को आपने स्ट्रॉ के साथ रबर बैंड से बांध देना है, ठीक है. स्ट्रॉ डाल के रबर बैंड से, और दूसरे बलून में आपको हवा भरनी है और इस तरीके से भरनी है कि हवा जो है वो निकले ना. इंसर्ट द फ्री एंड ऑफ स्ट्रॉ इनटू द नेक ऑफ इन्फ्लेटेड बलून. तो जो आपने ये जो इन्फ्लेटेड बलून है इसके अंदर आपको इस स्ट्रॉ को लगाना है. सिक्योर इट विद रबर बैंड और थ्रेड. आपको दोनों इसको रबर बैंड और थ्रेड से बांधना है. मेक श्योर दैट एयर डज नॉट लीक फ्रॉम द बलून एज द स्ट्रॉ इज इंसर्टेड. तो एयर जो है वो हवा जो है वो निकलनी नहीं चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है. इस बलून से हवा जो है वो निकलनी नहीं चाहिए. नाउ you have one end of straw inside inflated balloon and other end of uninflated balloon. एक स्ट्रॉ जो है वो एक साइड जो है वो इन्फ्लेटेड बलून की साइड में भरा हुआ है, आपने अटैच करी हुई है, और एक जो है वो ऐसा बलून है जो अनइन्फ्लेटेड है. प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द बलून्स. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू बोथ द बलून्स. डिड इट हैपन एज प्रिडिक्टेड? डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन साइज ऑफ बलून? राइट योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है. क्या आपको इसके साइज में कोई चेंज नजर आता है? बलून्स में आपको क्या नजर आता है, आपको वो लिखना है. What can be the reason for change in size of balloon? The air pressure in inflated balloon is higher than in unflated balloon. तो जो इन्फ्लेटेड बलून है, जो भरा हुआ है, जिसमें हवा भरी हुई है, उसमें एयर प्रेशर क्या है, वो हाई है, ज़्यादा है. और अनइन्फ्लेटेड बलून में इतना एयर प्रेशर जो है वो हाई नहीं है. एज अ रिजल्ट some air moves from inflated balloon to uninflated balloon resulting in change in size of both the balloon.
तो जो हवा है वो इन्फ्लेटेड बलून से अनइन्फ्लेटेड में शिफ्ट हो जाती है और इससे क्या होता है, दोनों के साइज में चेंज हो जाता है. डू यू नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम बोथ द बलून्स अटेन ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड फ्लो ऑफ एयर स्टॉप. और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का साइज बराबर हो जाएगा बलून का और एयर जो है वो फ्लो होना बंद हो जाएगी. Why does the air flow stop? The flow of air continues till the air pressure in the inflated balloon is higher than the air pressure in the uninflated balloon. वो तब तक फ्लो करेगी सिर्फ जब तक कि वो सिर्फ तब तक फ्लो करेगी जब तक कि एयर प्रेशर जो है वो इन्फ्लेटेड बलून में हायर है. ठीक है, तब तक ये, और जब इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि एयर जो है वो बिल्कुल एयर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगी. द एयर फ्लो स्टॉप्स व्हेन द प्रेशर इज इन बोथ बलून्स बिकम इक्वल. जब इक्वल हो जाएगा तो वो बिल्कुल रुक जाएगी. एट दिस स्टेज बोथ बलून्स आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज. और जब ये इक्वल होगा तो क्या होगा, दोनों बलून जो है वो सेम साइज के नजर आएंगे. Thus we can conclude that air move from a region of higher air pressure to lower एयर प्रेशर. ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि एयर जो है वो कैसे मूव करती है, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर. यू कैन रिलेट दिस कंक्लूजन टू द डायरेक्शन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज विच यू हैव स्टडीड इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 एज लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे, द एयर अबव द लैंड. तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कंसेप्ट, वो आप इसमें यहाँ पे रिलेट कर सकते हो क्योंकि लैंड जो है वो बहुत जल्दी फास्ट गर्म हो जाता है देन वाटर ड्यूरिंग डे. ठीक है, और जो भी एयर होती है लैंड के ऊपर वो किस तरफ शिफ्ट हो जाती है, वो सी की तरफ शिफ्ट हो जाती है. becomes warmer and lighter, hence it rises creating a low pressure. The air from high pressure region to blows to low pressure region which develops on land resulting in sea breeze. ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एयर जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, सी का जो हायर प्रेशर है, ठीक है, एयर फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन ऑफ सी ब्लोज टू लोअर प्रेशर तक जाती है विच डेवलप्स ऑन लैंड, लैंड के ऊपर, रिजल्टिंग इन सी ब्रीज. और रात के वक्त जो है ना पानी जल्दी, वाटर इज वार्मर देन लैंड, पानी जो है वो गर्म हो जाता है. देयरफॉर अ लो प्रेशर एरिया इज डेवलप्ड अबव द सी. उसमें क्या होता है, विंड जो है वो ब्लो करती है लैंड से सी तक. ठीक है, हवा ब्लो करती है लैंड से सी तक, गिविंग राइज टू लैंड ब्रीज. Thus the phenomenon of land breeze and sea breeze is mainly due to the pressure differences over the land and sea. तो जो भी लैंड और सी ब्रीज की हम जो बात कर रहे हैं, ये किस वजह से है, क्योंकि हम जो प्रेशर है लैंड और सी पर उसके लिए बात कर रहे हैं. इफ वी कुड मेजर द स्पीड ऑफ एस्केपिंग एयर इन एक्टिविटी 6.5, we would find that the speed of air is higher if the pressure difference is higher. ठीक है, I have read that high speed winds can blow off roof. हाई स्पीड विंड अगर बहुत तेज हवा चल रही हो तो वो जो रूफ है, छत है, उसको भी उड़ा सकती है. ठीक है, तो क्यों उड़ा सकती है, क्योंकि अगर इतनी स्पीड पे हवा उड़ेगी, हवा जो है अगर चल रही है तो वो जो रूफ्स होंगी उनको उड़ा सकती है. तो जो एयर की जो स्पीड है, एयर speed of air is higher if pressure difference is higher. High speed winds resulting in lowering of air pressure. जब एयर जो है, जो विंड है, जो वो बहुत हाई चलती है, उससे क्या होता है, एयर प्रेशर लो हो जाता है. एक्टिविटी 6.6, लेट अस ऑब्जर्व. टेक टू बलून्स ऑफ सेम साइज. दो बलून लेने हैं सेम साइज के. इन्फ्लेट बोथ बलून्स एंड टाई स्ट्रिंग टू देम. दोनों में हवा भर के आपको उसको क्या करना है, स्ट्रिंग से टाई करना है. हैंग द टू बलून्स फ्रॉम अ स्टिक. स्टिक पे आपको दोनों बलून्स को जो है वो टिका कर रखना है, हैंग करना है, लटकाना है. लीविंग अ गैप ऑफ 6 to 10 सेंटीमीटर. इनके बीच में 6 to 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए. नाउ ब्लो एयर इनटू द नैरो स्पेस बिटवीन द बलून्स. अब इनके अंदर आपको हवा भरनी है जो नैरो स्पेस है. व्हाट हैपन्स टू द बलून, बलून्स को क्या होगा. नाउ बलून्स blow harder and observe. When you blow between two balloons, you will observe that they move towards each other. जब आप हवा भरोगे दोनों में जब ब्लो करोगे, ठीक है, हवा आप जब इसमें करोगे तो उस वक्त क्या होगा, दोनों बलून्स जो है वो दे विल ब्लो टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास जो है वो मूव करेंगे वो.
This happens because when you blow air between the balloons, a low pressure area is created between them. इनके बीच में low pressure area create हो जाता है. The higher air pressure surrounding the balloons pushes them towards each other. जितना air pressure higher होगा तो वो एक दूसरे के पास जाएंगे towards each other. You must have observed that blowing harder increase the speed at which balloons approach each other. जितना hard आप blow करोगे, ठीक है, जितनी जोर से आप हवा जो है फेंकोगे, आप उससे क्या होगा, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बलून्स की एक दूसरे के पास पहुंचने की. What can you infer from this activity? We infer that high speed winds are accompanied by reduced air pressure. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि winds हाई हाई स्पीड विंड से क्या होता है, दे आर, जब भी स्पीड विंड की स्पीड हाई होती है तो एयर प्रेशर जो है वो लो होता है, राइट. When high-speed winds blow over houses, a low-pressure area is created over them as high-speed winds are accompanied by reduced pressure. तो जब high-speed winds जो है blow करती हैं तो क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया बना देती हैं, ठीक है, और इनके अंदर जो प्रेशर होता है वो भी रिड्यूस होता है. Therefore, the air pressure above the roofs of houses is lower than the pressure below them. तो इसी वजह से जो एयर प्रेशर रूफ के ऊपर होता है वो नीचे लोअर जो लोअर है, लोअर देन द प्रेशर बिलो देम. तो जो नीचे का जो प्रेशर है वो कम होता है और ऊपर का प्रेशर ज़्यादा होता है. इफ द प्रेशर डिफरेंस इज लार्ज द रूफ्स आर वीक्स एंड दे मे ब्लोन अवे एज शोन इन फिगर 6.14a. अगर इसमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा और रूफ्स जो है, ऊपर की जो छत है वो कमज़ोर होंगी तो क्या होगा, ये जो है ये रूफ जो है ये ब्लो अवे, ये उड़ जाएंगी. That is why it is safer to keep door and windows of houses open during storm with high speed wind. इसीलिए high speed wind जब होती है, जब storm आता है, तूफान आता है, तो कहते हैं कि windows और door को open रखो. When the same wind moves over the roofs and through the houses, the pressure difference between inside the house and over the roof is reduced to large extent. जो अगर आपने windows और डोर्स खोल के रखे होंगे तो वो विंड जो है ना वो आपके घर में भी ब्लो करेगी, तो अंदर का जो प्रेशर है और बाहर का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा, कुछ एक्सटेंट तक रिड्यूस हो जाएगा. दिस हेल्प प्रिवेंट्स द रूफ्स बीइंग ब्लोन ऑफ फ्रॉम द हाउस एज शोन इन फिगर 6.14b. ठीक है, अगर विंडोज और डोर ओपन होगा तो आपके घर के अंदर जो प्रेशर है वो भी जो है वो मेंटेन रहेगा और वो बाहर के प्रेशर के साथ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, जिस वजह से रूफ जो है वो नहीं उड़ेगी. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन हाई विंड्स स्पीड विंड्स ब्लो ड्यूरिंग स्टॉर्म दे आर समटाइम्स अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग. तो जब बहुत तेज हवा चलती है तो कई बार क्या होता है, जो है थंडर भी हमें और लाइटनिंग भी हमें नज़र आती है. थंडर क्या होता है, जैसे बिजली कड़कती है और हमें कुछ लाइट सी नज़र आती है आकाश में. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. Storms, thunderstorm and lightning. Have you ever heard sound of thunder and seen lightning during rainy season? थंडर क्या होती है, जब बिजली कड़कती है, और लाइटनिंग होती है जब हम उसमें लाइट नज़र आती है, ठीक है, बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है. यस, द साउंड ऑफ थंडर इज सो फ्राइटनिंग, यूजुअली देयर इज हेवी रेनफॉल टू. जब थंडर की आवाज़ आती है तो उससे हम कई बार डर जाते हैं, बहुत ज़ोर की आती है, बिजली कड़कती है, ठीक है, और उसके बाद ही हैवी रेनफॉल भी हो जाती है. When land gets heated, the warm and moist air being lighter rises thereby creating a low pressure area. जब लैंड, ठीक है, जब जो हमारा लैंड है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसमें से जो गर्म हवा होती है और मॉइस्ट एयर होती है, ठीक है, मॉइस्चर से भरी जो एयर होती है, ठीक है, नॉट द ड्राई वन, मॉइस्ट एयर, वो जो एयर होती है वो लाइट हो जाती है. वार्म चीज़ जो है ना वो लाइट होती है और वो राइज कर जाती है, हमेशा याद रखना. तो लैंड जब गर्म होता है तो वार्म एयर जो है वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और राइज कर जाती है, उस वजह से क्रिएट होता है लो प्रेशर एरिया. कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, जो ठंडी हवा है वो क्या होती है, वो हाई प्रेशर एरिया तक फ्लो हो जाती है एंड टेक्स इट प्लेस. ठीक है, तो जो कूलर एयर है वो हाई प्रेशर एरिया के जो हाई प्रेशर एरिया तक ब्लो होती है, फ्लो होने के बाद वो उसकी जगह ले लेती है. किसकी ले लेती है, लो प्रेशर एरिया जो विंड है उसकी जगह. दिस एयर इन टर्न गेट्स हीटेड एंड राइजेस. और जो ये ठंडी हवा है ये क्या करती है, ये भी गर्म हो जाती है और फिर राइज कर जाती है. ठीक है, दिस रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन. इससे क्या होता है, विंड का सर्कुलेशन चलता रहता है.
As the rising air expands, it cools and moisture in it condenses to form water droplets, creating clouds. तो जैसे ही एयर एक्सपैंड होती है, ठीक है, राइजिंग एयर एक्सपैंड होती है, तो क्या होता है, वो ठंडी हो जाती है और उससे वाटर वेपर, वो ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जिससे कि क्लाउड्स बनते हैं. द वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म हेवियर ड्रॉप्स. वाटर ड्रॉपलेट्स जो है क्लाउड्स बनाते हैं, जिससे कि हेवियर ड्रॉप्स भी बनते हैं, विच कम डाउन एज रेन. उसके बाद यहाँ पे बारिश होती है रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में. दिस स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनीड बाय रेन इज कॉल्ड स्टॉर्म. इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग विंड जो ब्लो होती है जिसमें रेन भी साथ में होती है, उसे हम बोलते हैं स्टॉर्म. ओके, तो स्ट्रॉन्ग विंड भी ब्लो हो रही है और साथ में रेन भी हो रही है. इन हॉट ह्यूमिड एंड tropical regions like India, storms are very frequent. Under certain conditions, warm air rises to great height that the low temperature there converts water droplets into ice particles. Strong winds blowing upward and downward facilitate rubbing between the वाटर ड्रॉपलेट्स. तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपस में वाटर ड्रॉपलेट्स को रब करती है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो ब्लो करती है. ठीक है, सो स्टॉर्म कैसे बनती है आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कभी लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो वार्म एयर होती है वो लाइटर हो जाती है और राइज अप कर जाती है, जिससे कि लो प्रेशर एरिया बनता है. जो ठंडी हवा होती है वो हाई प्रेशर एरियाज में ब्लो करती है और वो भी ऊपर जैसे ही हीट अप होती है, वो जो ठंडी एयर जो होती है वो जैसे ही हीट अप होती है वो भी राइज अप कर जाती है. इस वजह से क्या होता है, एयर जो है वो एक्सपैंड हो जाती है. ठंडी होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनती है. वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स बनाते हैं और क्लाउड्स जो है वो हेवियर ड्रॉप्स लाइक रेन, हेल और स्नो की फॉर्म में नीचे आते हैं. तो स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनीड बाय रेन इज कॉल्ड स्टॉर्म. You have learned in the chapter Exploring Forces that when two objects are rubbed against each other, they are charged. हमने पढ़ा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर हम आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, वो चार्ज हो जाते हैं. In this case, strong winds blowing upward and downward and rubbing against each other cause static electric charges to develop within the clouds. तो आप देखो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है. यहाँ पे जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स वो कह रहे हैं जब मूव करते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड तो एक दूसरे के साथ रब करते हैं. जैसे ही एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्लाउड के अंदर जो है, ये क्या करते हैं, ये क्लाउड्स आपस में चार्ज हो जाते हैं. द पॉजिटिवली चार्ज लाइटर आइस पार्टिकल्स मूव अपवर्ड एंड ऑक्यूपाई द अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड. तो पॉजिटिवली जो चार्ज होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर वाली साइड पे. द नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो हैवी होते हैं, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं. दस अ चार्ज सेपरेशन विद इन द क्लाउड टेक प्लेस. इनके अंदर ही एक चार्ज जो है वो होती है. Also, when the negatively charged lower part of cloud move closer to ground, it causes the ground and nearby objects such as trees or buildings to become positively charged. तो जब भी ये चार्ज जो है ये नीचे गिरती है, ठीक है, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है, जब भी क्लाउड का ये नीचे की तरफ ग्राउंड पे बारिश के फॉर्म में आता है, तो ये जो है ना ग्राउंड को या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसपास के ट्रीज हैं, बिल्डिंग है, हाउसेज हैं, उनको पॉजिटिवली चार्ज कर देता है. ठीक है, नॉर्मली एयर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एंड डज नॉट लेट ऑपोजिट चार्ज मीट. But when build-up charges become very large, the insulating property of air breaks down. A sudden flow of charges take place, producing a bright flash of light called lightning. तो एयर वैसे तो इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है, तो इसलिए ये किसी चार्ज ऑपोजिट चार्ज से नहीं मिलती है और कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है. बट जब चार्जेस बहुत ज़्यादा क्लाउड के अंदर हो जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, ये क्लाउड जो है ना, एयर जो है यहाँ से ब्रेक निकल जाती है बाहर और वो इस तरीके से निकलती है कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस, सडन फ्लो ऑफ चार्जेस टेक प्लेस, प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग. ठीक है, जो एकदम से बिजली कड़कती है और हमें लाइट नजर आती है, वो लाइटनिंग. लाइटनिंग कैन अकर एज ऑपोजिट चार्जेस कोलाइड विद इन द क्लाउड. ये क्लाउड के अंदर जो चार्जेस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यही एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, टकरा रहे हैं. Or between clouds or on the ground, lightning rapidly heat up the air around it.
आसपास की जो एयर है उसको गर्म करती है, कॉजिंग द एयर टू एक्सपैंड एंड प्रोड्यूस अ लाउड साउंड कॉल्ड थंडर। ठीक है, आसपास की जो एयर है उसको गर्म कर देती है और एयर एक्सपैंड हो जाती है और एक लाउड साउंड निकालती है, आवाज निकालती है, जिसे बोला जाता है थंडर। अ स्टॉर्म अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। तो ऐसा स्टॉर्म जो जिसमें लाइटिंग भी हो और जिसमें थंडर भी हो उसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। A step further, isolated and localized thunderstorms can sometimes occur in various regions of India. These thunderstorms are known by various names such as Shaki in West Bengal, Bihar and Jharkhand, and Bordolisa in Assam. They occur before the arrival of monsoon, thereby helping kharif crops to grow. ठीक है, तो इनके अलग अलग नाम है थंडर स्टॉर्म के इंडिया में, जैसे कालबोई शाखी इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड, एंड बोरदोई सिला इन असम। ठीक है, और ये कब होता है? जब खारिफ क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, उसको हेल्प करते हैं ग्रो करने में मानसून के अराइवल के टाइम पे ये थंडरस्टॉर्म जरूर आते हैं। इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु दे आर नोन एज मैंगो शावर्स एज ए सपोर्ट राइपनिंग ऑफ मैंगोज। तो मैंगोज के पकने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको मैंगो शावर बोला जाता है। कहाँ? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। लोकल थंडरस्टॉर्म इन कर्नाटका हेल्प द ग्रोथ ऑफ कॉफी प्लांट। और कर्नाटका में जो लोकल थंडरस्टॉर्म्स हैं उनको वो किसकी हेल्प करते हैं? कॉफी प्लांट्स की ग्रो होने में हेल्प करते हैं। लाइटनिंग कैन बी डेंजरस। अब ये डेंजरस कैसे हो सकती है? इट कैन ignite fires, damage buildings and cause severe burns or death in humans and animals. So lightning dangerous हो सकती है क्योंकि ये फायर लगा सकती है। अगर ये ज़मीन पे गिर जाती है, बिजली गिर जाती है, तो बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकती है, किसी तरह के बर्न या डेथ हो सकते हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में। वी मस्ट टेक नेसेसरी प्रिकॉशन एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। हमें अपने आप को इससे बचाना चाहिए। कैसे? स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट से अपने आप को बचा के रखो। लो लाइंग एरिया ओपन एरिया में जो रहो। क्राउच डाउन, वहाँ झुक जाओ। मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। आप जो ग्राउंड के साथ जो है ना, आपका कांटेक्ट कम होना चाहिए क्योंकि ग्राउंड पे ही सबसे पहले बिजली गिरती है। डू नॉट लाई डाउन फ्लैट। नीचे मत लेट जाओ, झुक सकते हो पर लेट नहीं सकते अपने आप को बचाने के लिए। अवॉइड यूजिंग एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक रॉड। ऐसा अम्ब्रेला जिसमें मेटालिक रॉड हो, ऐसा वो अम्ब्रेला यूज मत करो। इफ़ यू आर इन वाटर, गेट आउट ऑफ इट। वाटर, अगर आप कहीं पानी में हो उस टाइम पे, जैसे स्विमिंग पूल में या कहीं पे, तो आपको उससे बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि बिजली जो है उस पानी को जल्दी कैच करती है। इफ़ यू आर इन साइड बस और कार, यू आर कंपेरेटिवली सेफर। अगर आप किसी बस या कार में हैं तो आप फिर भी सेफ है। Ever heard of? A lightning conductor is a metallic rod installed along the walls of building during their construction. One end of the rod is pointed. ठीक है, ये lightning conductor है जहाँ पर एक रॉड तो जो है, यहाँ पे जो रॉड लगी है इसका एक एंड जो पॉइंटेड है। दिस एंड इज केप्ट हायर देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग में सबसे ऊपर लगाया जाता है, हायर रखा जाता है इसे। द अदर एंड ऑफ रॉड इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। दूसरा एंड जो है वो नीचे ग्राउंड में दबा के रखते हैं। द रॉड प्रोवाइड इजी पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनटू ग्राउंड। तो ये जो रॉड है इससे क्या होता है, ये बिल्डिंग पे बिजली अगर कभी गिरती है तो बिजली बिल्डिंग पे नहीं गिर के सीधा ग्राउंड में जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक चार्जेस इनटू दी ग्राउंड, सीधा ग्राउंड में जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस को ग्राउंड में ट्रांसफर करते हैं। साइक्लोन। साइक्लोन्स आर लार्ज स्टॉर्म्स दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर। तो साइक्लोन है क्या? बड़े बड़े स्टॉर्म, बड़े बड़े तूफान जो कि वार्म, गर्म ओशन वाटर में, ओशन के पानी में नजर आते हैं। एज द ओशन वाटर गेट्स हीटेड, जैसे ही ओशन का पानी गर्म हो जाता है। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो क्या होती है, वो लाइटर हो जाती है और वो राइज कर जाती है। तो द वाटर इज द वार्म एंड मॉइस्चर अबव इट राइजेस। एज द मॉइस्चर rises the water vapor condenses to form raindrops। ठीक है, जब राइज करेगा तो क्या होगा, वहां जाके ठंडा होगा, ठंडा होगा तो वहां पे क्लाउड बन जाएगा, तो वो रेन ड्रॉप फॉर्म करेगा। वी नो दैट इवेपोरेशन वाटर टेक्स अप हीट टू चेंज इनटू वेपर। इवेपोरेशन में आपको पता है, जब इवेपोरेशन प्रोसेस हम लेते हैं तो वाटर जो है हम उसको गर्म करते हैं और इट चेंजेस इनटू वेपर। व्हेन दिस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू रेन ड्रॉप, जब ये वाटर वेपर रेन ड्रॉप में चेंज हो जाते हैं,
हीट इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, हीट को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है. दिस कॉज फर्दर वार्मिंग ऑफ असेंडिंग एयर लीडिंग इट टू राइज इवन फर्दर क्रिएटिंग एन इवन लोअर प्रेशर. ठीक है, इससे क्या होता है कि और ज़्यादा जो ऑलरेडी पहले लो प्रेशर क्रिएट किया होता है, बट इससे और ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स रीजन रश इन एंड इट ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग. तो जो एयर है वो भी राइज करना शुरू करती है. अर्थ रोटेशन कॉज मूविंग एयर टू स्पिन. दिस साइकिल इज रिपीटेड रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर एरिया. तो ये बार बार रिपीट होता रहता है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता रहता है विद हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट. The spinning system of clouds, winds and rain is called cyclone. तो ये साइक्लोन हम किसे बोलते हैं, जब क्लाउड्स यही स्पिनिंग सिस्टम मतलब ये घूमता रहता है क्लाउड्स, विंड्स और रेन के बीच में जो स्पिनिंग होती है, इसे हम बोलते हैं साइक्लोन. इन अ साइक्लोन द रीजन ऑफ लोएस्ट प्रेशर इज एट सेंटर नोन एज द आई ऑफ साइक्लोन. तो जहाँ सबसे लोएस्ट प्रेशर होता है ना, सबसे कम प्रेशर होता है जहाँ कहते हैं, वो एक क्या होता है आई, मतलब उसको हम सेंटर बोलते हैं, आई ऑफ साइक्लोन. एट द आई ऑफ साइक्लोन द विंड इज काम. इस जगह पे विंड जो है वो काम मतलब सही रहती है, ठंड मतलब रुकी हुई है या काम है, शांत है. बट द सराउंडिंग रीजन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल. बट जो आसपास के जो रीजन है जिसमें हाई प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं. एज अ साइक्लोन मूव फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स सी लैंड. साइक्लोन मूव क्या करता है, ओशन से शुरू होता है और लैंड तक खींचा चला जाता है. It generate higher wind speed compared to wind speed produced by regular thunderstorm. ठीक है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है as compared to thunderstorm. Once the cyclone reaches land, the source of moist air is cut off and gradually loses its strength. तो जैसे ही साइक्लोन लैंड तक पहुंचता है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, क्योंकि जो मॉइस्ट एयर है वो वहाँ पर कट ऑफ हो जाती है. मॉइस्ट एयर कहाँ तक रहती है, जब तक वो ओशन में रहता है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है. बट जैसे ही वो लैंड तक पहुंचता है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है. Even as a cyclone loses its strength while traveling over land, it leaves behind a trail of destruction that can take months or even years to repair. तो साइक्लोन अगर लैंड पे आता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ ज़रूर कम हो जाती है, पर फिर भी वो डिस्ट्रक्शन करके जाता है, और ऐसी डिस्ट्रक्शन होती है कई बार जो मंथ्स और कई बार साल ले लेती है. साइक्लोन्स कैन एक्सट्रीमली बी डिस्ट्रक्टिव. फॉर एग्जाम्पल द एम्फन cyclone in 2020 had peak wind speeds of 270 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एम्फन जो साइक्लोन 2020 में आया, उसकी जो स्पीड थी 270 किलोमीटर पर आवर थी. स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग साइक्लोन पुश ओशन वाटर टुवर्ड्स द शोर क्रिएटिंग अ वॉल ऑफ वाटर दैट कैन बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर. तो स्ट्रॉन्ग विंड्स जब साइक्लोन के साथ जब विंड्स चलती हैं तो ओशन का जो पानी है उसको पुश किया जाता है. ठीक है, ये जो विंड्स होती हैं ये पुश करती हैं कि जो वहाँ पे जो वाटर की वॉल है उसको भी क्रॉस कर सकती है, इतनी हाई आ सकती है जैसे कि 3 to 12 मीटर्स. दिस सर्ज ऑफ वाटर कैन फ्लड कोस्टल एरियाज एंड इवन एरियाज फार फ्रॉम सी. तो ऐसे एरियाज जो उसके पास है वहाँ पर फ्लड आ सकता है, और जो एरियाज थोड़े दूर है वहाँ भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है. The heavy rainfall which accompanies a cyclone may cause rivers to overflow and also trigger landslide. Heavy rainfall की वजह से जो है क्या हो सकता है, रिवर्स ओवरफ्लो कर सकती हैं और लैंडस्लाइड भी हो सकती है. सी वाटर दैट रश इनलैंड कैन कॉन्टेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज एंड डैमेज फार्मलैंड. तो जो सी वाटर है वो क्या उससे क्या होगा, जो सी वाटर लैंड पर गया है वो क्या करेगा, वो सारा कॉन्टेमिनेट मतलब वो सारा जो है वो पल्यूट हो जाएगा ड्रिंकिंग वाटर, और बाकी चीज़ों को भी डैमेज कर देगा. फार्मलैंड जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो रहे हैं उनको भी डैमेज कर देगा. द सॉल्ट इन सी वाटर कैन मेक सॉइल लेस फर्टाइल. और अगर ये सॉल्ट ओशन का जो सॉल्ट क्योंकि ओशन का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, तो जो सी वाटर है ये अगर सॉइल में चला गया तो वो लेस फर्टाइल हो जाएगा जिससे क्रॉप्स अफेक्ट करेंगे. रोड्स में गेट ब्लॉक ड्यू टू फॉलन ट्रीज एंड डेब्रिस मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हेल्प टू रीच द अफेक्टेड एरियाज. तो रोड्स जो है वो भी जो है वो ब्लॉक हो सकती हैं क्योंकि ट्रीज गिर सकते हैं. इतनी हैवी स्टॉर्म जो है वो साइक्लोन के बाद स्टॉर्म के बाद विंड स्ट्रॉन्ग विंड के बाद, और डेब्रिस कोई चीज़ें जो गिरी हुई हैं जो दब गई हैं उसकी वजह से लोग जो है वो अफेक्टेड एरिया में उनको हेल्प करने में दिक्कत हो सकती है.
पावर आउटेज कैन लास्ट फॉर डेज, वहाँ पे लाइट भी जा सकती है, पावर प्रॉब्लम भी हो सकती है. डिस्टर्बिंग इमरजेंसी सर्विसेज एंड डेली लाइफ. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ ड्यूरिंग साइक्लोन. अब साइक्लोन के टाइम पे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट. आपको वेदर के बारे में सारी न्यूज़ पता होनी चाहिए, रिपोर्ट पता होनी चाहिए, पीरियोडिक अलर्ट एंड वार्निंग्स जो दी जाती है वो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए. इशूड बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD. क्योंकि इनकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं, जिस दिन ये बोलते हैं बारिश होती है, उस दिन, जिस दिन ये बोलते हैं साइक्लोन, जिस दिन ये बोलते हैं स्टॉर्म, उस दिन एग्जैक्टली सेम होता है. Thanks to the weather monitoring satellite, today we can track cyclones, predict their path, helping us to reduce their impact on life and property. तो आज जो ये वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स हैं, ये इतनी एक्यूरेट हो गई हैं कि हमें साइक्लोन्स को और बाकी चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है, जिससे कि हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट कम पड़ता है. Several national and international organizations work together to monitor cyclone related disaster. If you live in a cyclone prone area, keep an emergency kit ready with essential item. अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ साइक्लोन आता रहता है, तो आपको एक अपनी किट बनाकर ज़रूर रखनी चाहिए, जिसमें आप अपना एसेंशियल आइटम्स रख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट एड का सामान हो गया. ठीक है. ड्यूरिंग अ साइक्लोन क्विकली मूव टू अ नियर बाय डेजिग्नेटेड साइक्लोन शेल्टर. तो जो आपको लगे कि ये साइक्लोन शेल्टर है, जो आपको डेजिग्नेटेड जो दिया जाता है एक साइक्लोन शेल्टर, वहाँ पर आपको मूव करना चाहिए उस एरिया, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं. ओके. So with this we have completed the explanation part of this chapter. I hope you have understood the chapter. Now I'll come up with the next video. I'll get summary as well as question answers of this chapter. Up till then, take good care of yourself. Goodbye.